आप लोगों के भरपूर प्यार और सहयोग के लिए तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया। कहानी है पांचवी बेटी। आप एक बार फिर सोच लेते भाभी साहब। दया ने आंगन में लगे झूले पर बैठते हुए कहा, इसमें सोचना क्या है दया, जो एक बात तय कर लेवे थारा भाभी साहब तो फिर पाछे पाँव ना धरे। पूरी जिंदगी बीत गई तू अब तक समझ ही ना पाया मने। रेवती ने शांति से कहा, जाणू हूँ थान थारी छाती ना हो धड़ो लगदाद भी देव हूँ, पर फिर भी आ बात तो बिल्कुल ही अलग है भाभी सा। दया बालों को धीरे धीरे सहलाता हुआ बोला, तू फिक्र ना कर दया, माता रानी सब ठीक करेगी, तू बस कागज पत्तर बनवा दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। कहते हुए रेवती उठ खड़ी हुई, ठीक है भाभी सा, अब चलता हूँ। अरे नहीं, कलेवा करके जाना, ले जीवन कलेवा ले भी आया। कहते हुए वो फिर बैठ गया। दया कलेवा करने बैठ गया। वाह भाभी साहब, अरसे बाद खा रहा हूँ ऐसा गोंद का लड्डू, मजा आ गया। इन लड्डुओं ने तो आज तो माँ की याद दिला दी। चल चल रहन दे। कहते हुए रेवती ने चाय का कप दया की ओर बढ़ाया और खुद भी चाय सुड़कने लगी। अच्छा सब अब चलता हूँ भाभी साहब। कहते हुए दया उठ खड़ा हुआ। शादी के 15 ही दिन में बहुत काम है। परिवार सहित 4 दिन पहले ही हाजिरी लगानी है तुझे, रेवती ने जोर देकर कहा। बिल्कुल आ जाऊंगा। कहते हुए दया ने गाड़ी की चाबी उठा ली। अभी 4 बजे हैं और 3 घंटे गांव पहुंचने में है, यानी रात होने लगेगी गांव पहुंचते पहुंचते। दया ने घड़ी देखते हुए सोचा और एक्सीलेटर पर पांव धर दिया। कुछ ही मिनटों में गाड़ी हाईवे पर हवा से बातें कर रही थी और दया का मन स्मृतियों से। तब राजा बाबू रेवती को ब्याह कर लाए थे। लाला हरी चूड़ियों से भरी खनकती कलाई, सुर्ख होंठ, काजल से भरी उनिंदा सी आंखें, थोड़े आगे को निकले दांत जो बात बेबात खिलखिलाते रहते थे। लाल जोड़े में लिपटा यह गोरा बदन गांव में सबसे सुंदर था या नहीं, पर अम्मा तो यही कहती थी। अरे हमारे राजा बाबू के बड़े बड़े घर वाले आगे पीछे डोल रहते हैं, पर तेरी करमजली सुंदरता ले डूबी हमें। कहने लगा ब्याह करेगा तो इसी से, सो हम भी क्या करते, ब्याह लाए बिना दान दहेज के तुझ जैसी गोरी छोकरी को। उन दिनों दया को यह समझ कहाँ थी कि अम्मा प्रशंसा कर रही है रेवती की या फिर कटाक्ष। राजा बाबू और दया के बीच 6 साल का अंतर था। दया को मतलब था तो बस इतना कि भाभी से उसकी सब बातें सुने, उसके साथ खेले और भैया की लाई रात की बची हुई मिठाई इस कसम के साथ उसकी हथेली पर धर दे कि दया किसी को नहीं बताएगा। बस बचपन में भाभी सा के साथ जो दोस्ती हुई वही आज तक कायम है। दया की आंखें एक बार फिर बीते बरसों को सहेजने लगी। भाभी सा और राजा बाबू का प्यार रंग लाया और एक कन्या का जन्म हुआ, नाम रखा देव कन्या। फिर तो एक के बाद एक राम कन्या कृष्ण कन्या का जन्म हुआ। बस नहीं आया तो कन्हैया, जिसका इंतजार अम्मा सहित पूरे खानदान को था। अम्मा हर बार पूजा पाठ रखवाती, ताबीज बनवाती और भी जाने कितने कितने कार्यक्रम होते कन्हैया के लिए, पर कन्हैया को नहीं आना था। 100 लाख मनुहार के बाद भी नहीं आया। भैया उदास रहने लगे थे। अम्मा के तीखे व्यंग बाण सुन सुनकर भाभिसा का गोरा बदन अब काला पड़ने लगा था। खिलखिलाहट अब उदासी में बदल गई थी। न चूड़ियां खनकाती थी, न पायल छनछनाती थी। घर को खामोशियों में बेटियों की किलकारियां गूंजती, पर भाभिसा को छोड़कर सब बहरे हो गए थे। इस बीच दया का भी ब्याह हो गया। पार्वती के रूप में अम्मा की पसंद घर आ गई थी, और वो भी मोटे दान दहेज के साथ। राजा बाबू आजकल शहर में अपना कारोबार बढ़ा रहे थे। कपड़े की बड़ी मील लगाई तो करोड़ों की कमाई चालू हो गई थी। सप्ताह 4 दिन शहर और 3 दिन गांव में बीत रहे थे उनके। उसे याद है उन दिनों रेवती और पार्वती दोनों पेट से थी। अम्मा राजा बाबू को समझा रही थी कि देख बेटा, 3 छोरियां हैं तने, इबके छोरे ही होने चाहिए। जा डॉक्टर बाबू से बात कर, कोई रास्ता निकाल लेवेगा वे। अम्मा ये मेरे से ना होएगा।
तड़प कर कहा राजा बाबू ने। तो के छोरियों से ही घर बार लवेगा। अम्मा गुस्से में बोली। तभी भाभी सा वहां चाय लेकर पहुंची तो अम्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कहने लगी, अरे करमजली, कुछ तो शर्म कर, 3-3 छोड़ियां जन कर बैठी है। अब तो घर का चिराग पैदा कर, मेरे राजा को कहीं मुंह दिखाने लायक न छोड़। इस बार अगर लड़की पैदा की तो मुझसे बुरा कोई ना होएगा। कहते हुए वो चाय की ट्रे पर झपटी। भाभीसा के हाथ से ट्रे फिसली और सीधे अम्मा की साड़ी पर मार डाला रे कुलक्षणी ने। कहते हुए अम्मा का हाथ थप्पड़ रसीद करने ही वाला था कि भाभीसा ने अम्मा की कलाई पकड़ ली। खबरदार जो मुझ पर हाथ उठाया। आज तक थारी हर बात नजर नीचे रखकर स्वीकार करती आई हूँ, पर उसे मेरी कमजोरी समझने की भूल मत ना करियो। छोरियों पैदा कारण ताना सुन सुन के बहरी होगी मैं। अब और नहीं, साफ साफ सुन लो अम्मा। छोरा छोरी पैदा करणो लुगाई के हाथ में नहीं है, मर्द के हाथ में होए है। पूछ लेना नर्स मैडम से, वो बतावे थी मने XY के बारे में। पूछना अपने डॉक्टर बाबू से, बड़ी साठ गांठ है ना थारी तो। भाभी से जो एक बार बोलने लगी तो रुकी ही नहीं। पार्वती, दया, तीनों छोरियों बारचे में हक्के बक्के खड़े थे। अबे चुप कर हरामखोर, कहते हुए हमेशा शांत और चुप, सिर्फ अपने काम में मतलब रखने वाले भाई सा राजा बाबू गुस्से से तमतमाते उठ खड़े हुए। बहुत चुप रह ली राजा बाबू, कभी आपके खातिर, कभी अपनी छोरियों के खातिर, पर अब और नहीं। अब लड़का हो या लड़की, अब की बार नसबंदी को ऑपरेशन होकर रहेगो। भाभीसा ने सपाट स्वर में घोषणा की और तीर की तरह निकल गई वहां से। अगले कई दिनों तक उलझी डोरी में फंसी हुई पतंग सी छटपटाती रही अम्मा। दिन बीते, भाभीसा ने फिर लड़की को जन्म दिया। अम्मा के तन बदन में आग लग गई। लगे भी क्यों ना, कोड़ में खाज जो हो गई थी इधर। भाभीसा ने भी कसम खा ली थी कि वो इस लड़की, जिसका नाम उन्होंने सुकन्या रखा था, को लेकर घर नहीं जाएगी। अब बस उन्हें शहर रहने जाना था राजा बाबू के साथ। आखिर धीर गंभीर राजा बाबू, भाभीसा और अपनी 4 बेटी देव कन्या, राम कन्या, कृष्ण कन्या और सुकन्या के साथ शहर चले गए। संपत्ति से बेदखल करने और मर जाने की अम्मा की धमकियां पहली बार हम सब ने फेल होते देखी थी। पार्वती ने लगातार 2 बेटों को जन्म दिया और अम्मा की चहेती बन बैठी। राजा बाबू अपना कारोबार लगातार बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे उनका गांव आना जाना छूटता गया। साल 2 साल में एक बार परिवार से ही चक्कर लगा जाते। चारों लड़कियों को भाभीसा ने अच्छी स्कूल में भेजा। पढ़ाई में भी वे अच्छी निकली। भाभीसा ने नसबंदी करवा ली थी, सो अब लड़की और लड़का पैदा करने का अम्मा पुराण भी बंद हो चला था। बीच बीच में जब भी अम्मा बीमार हुई, शहर में भाभीसा ने सिर्फ डॉक्टरों को ही नहीं दिखाया, मन से सेवा भी की अम्मा की। इसे उम्र का तकाजा कहें या वक्त की मांग। अब भाभीसा और अम्मा के बीच चलने वाला शीत युद्ध भी बंद हो गया था। M.Com करने के बाद देव कन्या की शादी राजा बाबू ने ऐसी धूमधाम से की कि देखने वाले देखते रह गए। अब राजा बाबू के पास पैसा, पद, प्रतिष्ठा और पहुंच, वो सब कुछ था जिसका आम आदमी सिर्फ सपना देखता है। बस नहीं था तो वो था स्वास्थ्य। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हाई BP के मरीज हो चले थे वे। किस गम में घुलते जा रहे थे वे कोई नहीं जान पाया। और एक दिन हार्ट अटैक ने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। वे भाभीसा को सारी जिम्मेदारियों का बोझ देकर इस दुनिया से कूच कर गए। भाभीसा तो जैसे काठ की हो गई थी। उन्हीं दिनों अम्मा ने उन्हें गांव चलने को कहा। उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी, पर जब दया ने कारोबार समेटने की बात की तो फूट फूट कर रो पड़ी वो। जमा हुआ दर्द पानी बनकर बह गया। साफ मना कर दिया उन्होंने गांव जाने से। लड़कियों की पढ़ाई के साथ साथ अब कारोबार भी संभालने लगी थी वो। भाभीसा के भीतर एक मजबूत, जिम्मेदार औरत छुपी थी
जिसने न सिर्फ बेटियों को संभाला बल्कि धीरे धीरे राजा बाबू का कारोबार भी मजबूती से थाम लिया। इन्हीं दिनों बेटियों के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजी बोलना, कंप्यूटर का ज्ञान, गाड़ी चलाना, सब में महारत हासिल की। ऐसा दबदबा बनाया कि भाभीसा के सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। एक एक करके बेटियों को ससुराल भेजती भाभीसा की अब चौथी बेटी की शादी है। कहने को तो दामाद, नाती, नातिन से भरा पूरा परिवार है उनका, पर बेटियां तो बेटियां हैं, अब मेहमान बनकर आती हैं और 4 दिन रहकर चली जाती हैं। अब चौथी बेटी सुकन्या की शादी के बाद घर बिल्कुल खाली हो जाएगा। सभी चिंतित हैं इसे लेकर। बड़ा दामाद साथ रहने और कारोबार संभालने आना चाहता है। कृष्ण कन्या अपने बेटे को माँ के पास छोड़कर जाना चाहती है। स्वयं दया भी तो पार्वती के कहने पर अपने छोटे बेटे को गोद लेने का प्रस्ताव लेकर ही तो आया था। सोचते सोचते थक गया था दया। सामने ही ढाबा दिखाई दिया तो गाड़ी को साइड पर लगाकर चाय का ऑर्डर देकर वहीं पड़ी चारपाई पर लेट गया। आज सुबह जब वह पहुंचा तो भाभीसा ने बड़े मनयोग से स्वागत किया दया का। कहने लगी, आओ दया, बड़े सही समय पर आए हो। मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। अच्छा, कोई खास काम? दया को मन की मुराद मिलने पर शुभ संकेत दिखाई दिया। तुम तो जानते हो, अब सुकन्या की शादी के बाद मैं सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी। सो तो है, दया ने सहमति जताई। घर भी एकदम खाली हो जाएगा। जब तक बेटियां थी घर भरा भरा था। ठीक कहती है अम्मा, बेटी की माँ रानी, बुढ़ापे भरे पानी। भाभीसा ने बेबस निश्वास छोड़ी। ठीक बात है भाभीसा, समय को कौन रोक सकता है। देखो ना, कल की सी बात लागे है मने, जब देव कन्या, राम कन्या, कृष्ण कन्या, सुकन्या मेरे कांधों पर चढ़ जाती थी। और आज कोई बड़ी अधिकारी है, कोई प्रोफेसर है। आपकी परवरिश, आपके संस्कार और आपकी समझ गुणों का भंडार है चारों। आज राजा बाबू और अम्मा दोनों नहीं हैं। होते तो देखते कि छोरियां कैसा नाम रोशन करती हैं खानदान का। कहते हुए दया ने गर्व से अपने माथे को सहलाया। सो तो ठीक है दया, वैसे राजा बाबू को भले ही छोरा ना होने का गम सालता रहा हो, पर उन्होंने छोरियों के लिए कभी कोई कमी नहीं रखी। कहते हुए भाभीसा की आंखों में नमी उतर आई थी। पर अब आगे क्या सोचा है आपने? छोरियां सब अपने अपने घरों में खुश हैं, अब आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। दया पार्वती के कहे अनुसार अपनी बात कहने के लिए भूमिका बांधने लगा। सोचना क्या है दया, अब तो बस करना है, बस इसलिए तुझे याद कर रही थी। अच्छा, हुक्म करो भाभीसा, आप जय कहो तो मैं हमेशा हाजिर हूँ, थारी हाजिर में। दया को लगा लोहा गर्म है, बस चोट करने की देर है। हाँ दया, 4 बेटियां को पालते पोसते उनकी ऐसी आदत सी हो गई है कि अब बेटी बिना नहीं रह सकती। मतलब? दया असमंजस में बोला, मतलब अब 5वीं बेटी गोद लेने का सोचा है मैंने। सोचा क्या है, करना ही है। वो गांव की विद्या संतोषी बुआ को तो जानते हो ना, कई साल से उसकी बेटी आरती की पढ़ाई का खर्च उठा रही हूँ। अब के हायर सेकेंडरी की परीक्षा दी है, अब उसे गोद लूंगी। उसकी पढ़ाई और शादी की सारी जिम्मेदारी मेरी। कहते हुए रेवती ने अपने आंचल में गांठ लगाई। क्या कह रहे हो आप? दया का मुंह खुला का खुला रह गया। पार्वती के सपनों पर पानी फिर गया। जान पड़ा उसे। ठीक कह रही हूँ, मेरी संपत्ति में कई दावेदार मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, पर मैं किसी को रिश्ते नहीं भुनाने दूंगी। पर किसी अनजान को गोद लेकर तो आप अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इससे आपके अपने आप से दूर हो जाएंगे। दया तीर छोड़ा। नहीं, जिसे मैं गोद ले रही हूँ उसकी शादी के बाद फिर एक कन्या गोद लूंगी। यानी ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक मेरी सास समाज में लड़कियों की स्थिति बेहतर हो। इसमें एक संविदा मेरी भी।
रेवती ने मुस्कुराकर कहा। उसके चेहरे का तेज, आंखों में आत्मविश्वास और बोली, मैं सागर से गहराई महसूस की दया ने। दया को मानो सांप सूंघ गया था। कुछ नहीं बोल पाया। ओ, क्या हुआ दया? मैंने तो अपनी वसीयत भी बना ली है, भाभी साहब ने कहा। बेटियों और दामाद से तो पूछ लिया ना आपने? दया ने हकलाते हुए कहा। तने का लागे है दया, मेरे संस्कार के इतने कमजोर हैं कि मेरा परिवार मेरा साथ न देवेगा। मुझे अपनी बेटियों पर भरोसा है। चौथी की विदाई के समय ही पांचवी की घोषणा करूंगी। जब बेटियों को जड़ने से पहले, अम्मा को नसबंदी कराने से पहले, राजा बाबू को और बिजनेस में हाथ डालने से पहले किसी को नहीं पूछा, तो अब क्या पूछना दया? जो करना है खुद करना है, अपने दम पर करना है, तो फिर पूछने का मतलब? ये बैसाखियाँ तो कब से तोड़ चुकी हूँ थारी भाभी सा। दया कुछ नहीं बोला, बस थूक निकलता रहा। शादी में आते समय संतोषी बुआ और आरती को साथ लाने की जिम्मेदारी थारी। और हाँ, ये कागज भी ले जा, दस्तखत करवा लेना, दोनों के निशान लगा रखे हैं, वकील साहब ने कहते हुए कुछ कागज दया की ओर बढ़ा दिए। रेवती ने दया को काटो तो खून नहीं, पर प्रत्यक्ष में उसने कागजात लेकर समय से सब काम करके शादी में आने का वादा किया था। साहब, आपकी चाय कब की ठंडी हो गई है? ढाबे वाला लड़का उसे जगा रहा था। दया हड़बड़ा कर उठ बैठा। देखा रात हो चली है, पर द्वितीया चांद बादलों को चीर कर अपना मंद मंद प्रकाश फैला रहा था। तो आने वाले दिनों में निरंतर बढ़ेगा, ठीक उसके भाभी सा की तरह चाय पीते हुए